नाजरीन आदाब, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हेल्थ और हम, और मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान हफ्सा खान। इस प्रोग्राम में हम बात करते हैं आपकी सेहत से जुड़ी ज़रूरी और असर डालने वाली बातों पर, ताकि आप और आपकी फैमिली सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकें। आज के हेल्थ और हम सेगमेंट में हम बात करने वाले हैं थायराइड कैंसर जैसे एक इम्पॉर्टेंट हेल्थ इश्यू पर। थायराइड यूजुअली लोग समझते हैं कि शायद ये हमारे मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है, और कई सारे डाउट्स थायराइड को लेकर लेते हैं। इसके सिम्टम्स और ट्रीटमेंट के बारे में ज़्यादा जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है अपोलो हॉस्पिटल जुबली हिल्स हैदराबाद के कंसल्टेंट हेड एंड नेक ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर अरशीद हकीम, जो हमें कंप्लीट डिटेल में बताएंगे कि थायराइड कैंसर्स क्या होते हैं, कैसे हम इससे प्रिवेंट कर सकते हैं और इससे बचाव कर सकते हैं। बहुत बहुत इस्तकबाल है सर आपका हमारे शो में। शुक्रिया, मुझे एक बार फिर से मौका देने के लिए, आपके नाज़रीन से रूबरू होने के लिए शुक्रिया जी। तो सबसे पहले हम शो का आगाज़ इसी सवाल से करते हैं कि थायराइड एक्चुअली होता क्या है, एंड इसका अगर ओवरऑल बॉडी फंक्शन की भी अगर हम बात करें तो थायराइड का क्या रोल है बॉडी को फंक्शन करने में, उस बारे में आप हमें कुछ बताइए। थायराइड बेसिकली एक ग्लैंड रहता है जो एक तितली के शेप का रहता है। आप हमारे नेक के नीचे हिस्से में रहता है। दो लोब्स रहते हैं, एक साइड का, दूसरे साइड का, दाएं साइड का, बाएं साइड का, और इनमें एक जो मिलाव करता है वो कनेक्टिंग स्टॉक, जिसको हम इस्तेमस क्या करते हैं। बेसिकली थायराइड का फंक्शन है हर किसी सेल, बॉडी के आप ऊपर से लेके नीचे तक जो भी सेल्स होती है उनका प्रॉपर फंक्शन, और ये कंट्रोल करता है उनको हार्मोन के ज़रिए। जैसे T3, T4 हार्मोन्स होते हैं, ये सिक्रीट करता है जो ब्लड में चले जाते हैं, ब्लड से हर किसी सेल के पास चले जाते हैं, और उनका मेटाबॉलिज्म, उनका सही फंक्शन करना, हर एक सेल का, हर एक ऑर्गन का सही फंक्शन करने में उनकी मदद करता है। जी, अगर हम शुरुआती लक्षण अगर हम देखेंगे थायराइड कैंसर्स के, तो क्या कौन से ऐसे सिम्टम्स है जो स्टार्टिंग में भी नज़र आते हैं, और साथ ही साथ अगर ज़्यादा उन्हें निगलेक्ट कर दिया जाए तो उसके क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, उस बारे में आप हमें कुछ बताइए। तो सबसे पहले तो और सबसे ज़्यादा देखा जाता है, एक स्वेलिंग आ जाती है नेक के नीचे हिस्से में, या तो दाएं ओर या तो बाएं ओर। मेन सिम्टम वही, मेन अलामत वही होती है, एक स्वेलिंग आ जाती है, जिसको हम अगर नेगलेक्ट करेंगे, बहुत टाइम तक, सालों तक ऐसे रखेंगे, तो उसको कैंसर में तब्दील होने का बहुत ज़्यादा चांस रहता है। दूसरी अलामत ये भी होती है कि उनका कभी कभी आवाज़ में खुरदरापन आना, या खाना पीना मुश्किल हो जाना, जिसमें खाने, अगर स्वॉलोइंग जिसको हम कहते हैं, खाना निगलने में मुश्किल हो जाना। तीसरी अलामत ये हो सकती है कि लैटरल साइड जो दूर है यहाँ से, अगर उनमें नोड्स में फैल जाता है ये कैंसर, तो यहाँ पर भी कई गिल्टियाँ या स्वेलिंग्स या लिम्फ नोड जिन्हें कहते हैं वो बढ़ जाते हैं। अगर ज़्यादा बढ़ गया, ज़्यादा ये हो गया, तो कभी कभी खांसी आ जाती है, या खांसी के साथ में कभी कभी खून भी आ सकता है। अगर ये ज़्यादा, अगर ये इसने जो श्वास की नली होती है, ट्रिकिया जिसे हम कहते हैं, उसमें चला गया, तो कभी कभी खून भी आ सकता है। जी, ये सब चीज़ें होती है जिससे हम पता चलता है कि कैंसर पनप रहा है थायराइड ग्लैंड में। जी, अब यहाँ पे एक और एक चीज़ हम देखते हैं कि अक्सर एक गांठ टाइप का जो फील होता है गले में, तो क्या वो हर गांठ कैंसरस होता है, या ऐसा हो सकता है कि उसमें कोई इन्फेक्शन पैदा हुआ हो? क्योंकि अक्सर ये लोग बोलते हैं कि शायद अगर गांठ पड़ गई तो हो सकता है कि ये कैंसर नहीं हो, किसी और चीज़ का वो हो, तो उस बारे में आप कुछ बताइए। तीन चार वजूहत होती है थायराइड में गांठ आना या गिल्टी आ जाना। एक तो सबसे कॉमन है कि अगर बिनाइन कोलॉइड नोड्यूल है, साधारण कोलॉइड, वो भी एज स्वेलिंग गांठ ही प्रेजेंट करता है, या नोडुलर डिजीज़ होती है, जैसे कि कभी कभी हाशिमोटोस थायराइडाइटिस जो इन्फ्लेमेटरी कंडीशन होती है, वो उनकी वजह से भी कभी कभी गांठ हो जाता है। और तीसरा मेन रीज़न है, अगर इसमें मेन रीज़न होता है कि कैंसर का बन जाना। जी, अब ये थायराइड कैंसर्स किन लोगों में अक्सर हम देखते हैं, स्पेशली एक स्पेशल कैटेगरी ऑफ पीपल जैसे हम बात करें, तो कौन से लोग हैं जिनमें ये काफ़ी ज़्यादा नज़र आता है? थायराइड कैंसर अगर आप देखोगे किसी भी एज ग्रुप में हो सकता है। मोर ज़्यादा कैंसर हम 30-40 ईयर्स अबोव देखते हैं, उनमें ज़्यादा हो जाता है। और मेन रीज़न होते हैं ज़्यादा ये 2:1 रेशो होता है, मतलब मोर ये फीमेल्स में पाया जाता है। फीमेल्स में इसलिए पाया जाता है क्योंकि उनमें हार्मोनल चेंज बहुत होती है, जैसे पीरियड्स होते हैं, या उनका प्रेगनेंसीज होती है, या पीरियड्स, हर महीने पीरियड्स आते हैं, उसमें हार्मोनल इम्बैलेंस बहुत होता है, उसकी वजह से ये गांठें बन जाती हैं। और उनमें इसलिए भी बिनाइन डिजीज़ भी ज़्यादा हो जाती है, और बिनाइन नोडुलर डिजीज़ भी ज़्यादा होते हैं, और कैंसर भी ज़्यादा फीमेल्स में पाया जाता है।
और एक वजह हो सकती है कि रेडिएशन एक्सपोजर हो, जैसे कि सीटीज में, एक्सरेज में, या कभी कभी रेडिएशन फॉल आउट होता है, जैसे चेरनोबिल इंसिडेंट हुआ था, कोई न्यूक्लियर रिएक्टर रेडिएशन छोड़ गया, उसकी वजह से भी रेडिएशन की वजह से डीएनए चेंज हो जाती है, म्यूटेशन हो जाता है, तो थायराइड बनने का चांस है। अभी अगर आप कंपेयर करेंगे पुराने ज़माने और इस ज़माने में, पहले ज़माने में ज़्यादा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन नहीं होती थी। अभी अगर आप हर घर में देखेंगे, फ्रिज रहेगा, माइक्रोवेव रहेगा, टीवी रहेगा, या फोन्स जो रहते हैं, उनमें से ये सब रेडिएशन छोड़ देते हैं, जिन्हें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कहते हैं। उनकी वजह से भी रेडिएशन ज़्यादा इफेक्ट करे, चेंज करे, जेनेटिक मटेरियल को चेंज करे, उससे भी थायराइड कैंसर होने का बहुत चांस रहता है। जी, क्या ये थायराइड कैंसर जेनेटिकली हो सकते हैं, या जैसे कि अभी आपने बताया है कि लाइफस्टाइल में आजकल हर जगह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चीज़ें अवेलेबल है, तो दोनों तरह से भी अगर हम देखें तो क्या ये जेनेटिक भी है या नहीं है, उस बारे में अभी बिल्कुल। इसमें बहुत सारा परसेंटेज ऐसा भी होता है जिनमें फैमिलीज में रन करता है। कभी कभी फैमिलीज में ये अगर ब्लड रिलेशन मतलब माँ बाप, सिबलिंग्स, या उनके बच्चे, आपके बच्चे, उनमें भी ये जेनेटिकली डिटरमिन्ड हो सकता है कि कैंसर थायराइड कैंसर होने का अच्छा खासा चांस रह सकता है। जी। और पोल्यूशन हमेशा, अब हम कंप्यूटर्स है, अभी आप ऑफिस में भी, घर में भी, यू आर सराउंडेड बाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, जैसे मैंने अभी बोला किन किन चीज़ें से तो इसलिए अभी चांस है कि पीपल ज़्यादा इफेक्ट हो जाते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से, और थायराइड कैंसर होने का ज़्यादा चांस रहता है। जी। यहाँ पे मेन कॉजेज़ की अगर हम बात करें तो अभी जैसे आपने बताया है कि फीमेल्स में ड्यू टू हार्मोनल चेंजेस हो सकते हैं। यहाँ पे अगर हम मेल एंड फीमेल दोनों की बात करें तो मेल में क्या ऐसे रीजंस है एंड कॉजेज़ है जिसकी वजह से उनमें थायराइड कैंसर नज़र आता है, और साथ ही में फीमेल्स का भी अगर हम डिटेल में बात करें तो उनमें और क्या क्या वजूहत नज़र आती हैं? मेन हार्मोनल चेंज रहती है, इसलिए क्योंकि इसके लिए हम देखेंगे कि अगर एक मर्द इफेक्ट होता है तो उसके हिसाब उसके बरक्स 2 या 3 फीमेल्स रेशियो में इफेक्ट होती है। तो दूसरा, जैसे मैंने बोला, रेडिएशन, अगर किसी बच्चे में कभी मानो किसी ने एक्सरे ज़्यादा किए या सीटी स्कैन ज़्यादा हो गया, या उनको किसी और वजह से एक्सपोजर देना पड़ा, रेडियोथेरेपी देनी पड़े, उसमें भी चांस है कि मेल्स में वो कारण ज़्यादा रहते हैं। जी। अब क्या लोग ऐसे अक्सर सोचते हैं कि शायद टोबैको कंजम्पशन से भी थायराइड कैंसर हो सकता है, तो उस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, टोबैको कंजम्पशन दूसरे कैंसर्स करते हैं, जैसे ओरल कैंसर्स या लंग कैंसर्स, इसमें इतना रोल नहीं होता है टोबैको कंजम्पशन का थायराइड कैंसर में। अब यहाँ पे अगर हम टाइप्स की बात करें तो क्या ऐसे कोई स्पेसिफिक टाइप्स है थायराइड कैंसर्स में जो अक्सर लोगों में नज़र आते हैं? जैसे कि हर कैंसर के स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 होते हैं, तो थायराइड कैंसर्स में भी क्या ऐसे ही स्टेजेस या टाइप्स होते हैं? ये टाइप्स अलग चीज़ है, स्टेज अलग चीज़ है। अगर हम पहले टाइप्स की बात करें तो मेनली बहुत सारे टाइप्स है, पर अगर मेनली 4 टाइप्स मेन आपको मिलेगा। एक तो वेल डिफरेंशिएटेड जिसे हम कहते हैं, जिसमें आपका पेपिलरी कैंसर आएगा, या फॉलिकुलर कैंसर आएगा, या हर्थल सेल आएगा। दूसरा होता है, वो भी थायराइड में आता है, जैसे मेडुलरी कार्सिनोमा। वो पर से मेडुलरी, वो थायराइड सेल से नहीं उठता है, वो सी सेल्स, अलग सेल्स होते हैं थायराइड में, वो जो बेसिकली एक न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर होता है। या तीसरा है पोअरली डिफरेंशिएटेड या एनाप्लास्टिक, वो मतलब पूरा खराब कैंसर, जो बहुत खराब कैंसर होता है, जब सेल्स इतना जेनेटिकली चेंज होती है, तो वो जिसे हम तीसरा टाइप कहते हैं, उसको हम एनाप्लास्टिक कहते हैं। अब इसमें भी सेपरेट, अगर आप पेपिलरी कार्सिनोमा सेपरेटली देखेंगे, और वो हम इसको कहते हैं अच्छा कैंसर, वेल डिफरेंशिएटेड कैंसर, जिसमें चांस होने का, अच्छा होने का अराउंड 98%, ओवरऑल ठीक होने का 98% होता है। उसमें भी अलग अलग सब टाइप्स है, इंसुलर वेराइटी है, टॉल सेल कॉलमनर या क्लासिक पेपिलरी होता है। इसमें भी सबसे अच्छा बेस्ट रहता है क्लासिक पेपिलरी कार्सिनोमा। अब स्टेज अलग है, स्टेज के वाइज हम साइज के ऊपर डिपेंड करता है, और नोडल मेटास्टेसिस, और अगर इसने डिस्टल मेटास्टेसिस किसी और जगह जैसे लंग में या लिवर में हो। जैसे अभी 2 सेंटीमीटर तक हम स्टेज 1 लेते हैं, 2 से 4 सेंटीमीटर स्टेज 2, डिफरेंट क्लासिफिकेशन होता है। मगर अगर ये मान लो नेक से बाहर गया, लंग्स में आ गया या लिवर में आ गया, तो हम इसको स्टेज 4 कहते हैं। जी। अब यहाँ पर अगर हम बात करें इसके डायग्नोसिस की, तो जब पेशेंट आपके पास आता है तो कैसा डायग्नोसिस प्रोसेस होता है थायराइड कैंसर्स के लिए, उस बारे में आप हमें कुछ बताइए। डायग्नोसिस प्रोसेस थायराइड का सिंपल है,
इसमें हमको मेन 3 टेस्ट करने पड़ते हैं, जिससे हमको पता चलता है कि अगर इंसान को थायराइड कैंसर है या अगर है तो किस स्टेज पे है। जो मेन तीन करने हैं, एक तो थायराइड फंक्शन टेस्ट जिसको हम T3, T4, TSH ब्लड टेस्ट का एक सिंपल सा ब्लड लेते हैं, लैब में भेजते हैं, उससे हमको पता चलता है कि थायराइड में क्या हो रहा है। दूसरा एक अल्ट्रासाउंड हाई रेजोल्यूशन अल्ट्रासाउंड रहता है, तो उसमें हमें पता चलता है कि थायराइड में डिजीज़ है तो ये किस टाइप की डिजीज़ है। इसमें डिफरेंट क्राइटेरिया रहते हैं, जैसे डिफरेंट चीज़ें हमको देखनी पड़ती है, जैसे कि कैसा नोडुल है, वेल डिफरेंशिएटेड है, अच्छे से है, या थायराइड इरेगुलर है, या कैल्सिफिकेशंस है, इसमें स्मॉल कैल्सिफिकेशंस हो गई है, या अगर बाहर गया है, नेक नोड्स है, कहाँ पर नेक नोड्स है, और अगर सेंट्रल कंपार्टमेंट है, लैटरल कंपार्टमेंट कहाँ पर है। और तीसरा वो इम्पॉर्टेंट है फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी। फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी मतलब होता है कि एक छोटा सुई ले लेते हैं और थायराइड में डालते हैं, थोड़ा सेल्स निकालते हैं, उसको लैब में भेजते हैं। विदिन 24 आवर्स हमारा पैथोलॉजिस्ट बोलता है कि इसमें कौन टाइप का सेल्स है, कैसे टाइप के सेल्स है। वो इसको हम कैटेगराइज करते हैं B1, B2, B3, B4, B5, B6। B1, B2 मीन्स कि बिनाइन है चांस इसमें कैंसर होने का, लेकिन बहुत कम है। तो B3 मतलब है कि फॉलिकुलर लीजन ऑफ विद एटीपिया, सो इसमें भी अराउंड 15% चांस होता है कैंसर होने का। अगर B4 है या B4 में अराउंड मोर देन 20% चांस होता है कैंसर होने का। अगर B5 है उसमें अगेन 30-40% चांस होता है कैंसर होने का। अगर B6 है तो वो डेफिनेटली कैंसर है। उसके रिपोर्ट के हिसाब से हम डिसाइड करते हैं कौन से पेशेंट को हम ऑब्जर्वेशन में रखें या कौन से पेशेंट को हमको सर्जरी करने की ज़रूरत होती है। जी, अब अक्सर लोग ये सोचते हैं कि इंस्टेड ऑफ ऑल दीज टेस्ट्स, क्या एक ब्लड टेस्ट से थायराइड कैंसर है या नहीं ये पता चल जाता है? क्योंकि जितना आपने डायग्नोसिस बताया है, लोग अक्सर यही एक्सपेक्टेशंस में आते हैं कि शायद एक ब्लड टेस्ट से ही हमें पता चल जाएगा कि क्या है क्या नहीं है। तो क्या ब्लड टेस्ट के थ्रू हम ये मालूम कर सकते हैं कि थायराइड कैंसर है या नहीं? अभी तक तो नहीं। अभी तक हम खाली ब्लड टेस्ट से ये बता सकते हैं कि आपका थायराइड फंक्शन कर रहा है, प्रॉपरली फंक्शन कर रहा है, कम स्क्रीट कर रहा है हार्मोन को या ज़्यादा स्क्रीट कर रहा है हार्मोन को। इससे हमको ब्लड टेस्ट से अभी तक तो नहीं पता चलता है कि थायराइड कैंसर है कि नहीं। अभी तक तो जो भी गोल्ड स्टैंडर्ड है, जो भी डेफिनेटिव टेस्ट है, वो फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी है। अभी तक तो हो सकता है आगे रिसर्च हो, आगे पता चले हमको कि ब्लड टेस्ट से भी पता चले। अभी तक तो ऐसा कुछ टेस्ट नहीं है जिससे हमको पता चले जो हम ब्लड ले और इससे हम डायग्नोज करें कि थायराइड कैंसर है कि नहीं। जी, अब बायोप्सी क्या होती है एंड इसका रोल थायराइड कैंसर्स में क्या है और ये कब की जाती है, उस बारे में आप हमें कुछ बताइए। जब हमने वर्क अप किया, जैसे मैंने आपको बोला, ये 3 टेस्ट किए, अल्ट्रासाउंड, FNAC कर दिया और हमको पता चला कि पेशेंट में कैंसर है, तो हम डिपेंड कि उसका साइज़ कितना है उसके हिसाब से डिसाइड करते हैं कि हमको खाली एक साइड का निकालना है या दोनों साइड का निकालना है। अगर स्मॉल ट्यूमर है, पैपिलरी कार्सिनोमा है, अच्छा ट्यूमर है, तो हम अगर साइज 4 सेंटीमीटर से कम है और दूसरा थायराइड अच्छा है, अल्ट्रासाउंड पे कुछ नोड्यूल्स नहीं है, उसमें कुछ खराबी नहीं है और कोई नोड नहीं है अल्ट्रासाउंड पे, ना आगे ना साइड्स में, तो हम उनको लोबेक्टमी जिसे हम कह सकते हैं कि ये बायोप्सी है एक साइड का, या मतलब एक साइड का थायराइड निकाल के उनके लिए उतना ही सफिशिएंट है, वो उनके लिए बायोप्सी हो जाता है। वो निकालना, उसको टेस्ट करना, बस इतना उनके लिए काफ़ी है। ट्रीटमेंट भी और उनके आगे कुछ नहीं करना पड़ता है। इसको हम बायोप्सी कह सकते हैं, अगर मतलब ओपन करके वहाँ से निकाल दें। हम लोग यूजुअली बायोप्सी नहीं करते हैं थायराइड में। ऑल कैंसर में होता है या किसी और कैंसर में होता है बायोप्सी। थायराइड में हम यूजुअली बायोप्सी मतलब ओपन नहीं करते। ओपन अगर करना है तो हमको मिनिमम जो सर्जरी करनी पड़ती है, लोबेक्टमी, मतलब एक साइड का लोब हमको निकालना पड़ता है। जी, अब यहाँ पे कंप्लीट ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो कौन से ऐसे ट्रीटमेंट स्टेप्स है जहाँ पर पेशेंट्स को आप ये बताते हैं कि उनको उनके प्रॉब्लम के हिसाब से आप लोग ट्रीटमेंट सजेस्ट करते हैं, बिकॉज हर ट्रीटमेंट अलग अलग होता है। तो क्या थायराइड कैंसर पेशेंट्स में भी सेम ट्रीटमेंट सबको होता है या उनके कंडीशन के हिसाब से होता है? नहीं, डिपेंड कि उनका
कैसा कौन सा टाइप, जैसे मैंने बोला मेन 4 टाइप्स है। अगर एक पेपिलरी कार्सिनोमा है और एनकैप्सुलेटेड है, मतलब थायराइड से बाहर नहीं गया है और उसे नोड्स नहीं डाल दिए, अभी अब नोड्स में नहीं है डिजीज, और एक साइड में 1 to 4 सेंटीमीटर्स है, तो उनमें खाली लोबेक्टमी होता है, फिनिश, उतना उनको फिर हम फॉलो अप पे रखते हैं। मगर अगर ये दोनों साइड में है, कभी कभी इसमें मल्टीफोकलिटी आती है, यहाँ भी होता है, ये राइट साइड में भी होता है, लेफ्ट साइड में भी, या ये मोर देन 4 सेंटीमीटर्स है, या इनमें नोड्स है, तो हमको उसके हिसाब से टोटल थायराइडेक्टमी, नोडल डिसेक्शन या सेंट्रल कंपार्टमेंट डिसेक्शन, और उसके बाद उनको रेडियोआयोडीन एब्लेशन देना पड़ता है। मेजॉरिटी ऑफ केसेस जिनको भी हम थायराइड सर्जरी करेंगे, टोटल थायराइडेक्टमी, मेजॉरिटी ऑफ केसेस उनमें रेडियोआयोडीन एब्लेशन करना पड़ता है। रेडियोआयोडीन एब्लेशन से मुराद है उनको हम 6 हफ्ते तक वेट करते हैं ताकि TSH बढ़ जाए, फिर उसके बाद उनको हम मुंह से रेडियोआयोडीन देते हैं, जो अगर सेल्स कोई है, बचा हुआ सेल कोई है, तो वो उसको जला देता है। ये 2 चीज़ें मेन चीज़ें हैं। हम कभी कभी सर्जरी कर सकते, रेडिएशन, एक्सटर्नल रेडिएशन भी कर सकते हैं, बट अगर वो रियली एडवांस केस हो, स्किन इन्वॉल्वमेंट हो, या बहुत सारे नोड्स हो, या थायराइड से बाहर डिजीज जिसको हम एक्स्ट्रा थायराइडल स्प्रेड कहते हैं, थायराइड से बाहर डिजीज गया है, स्किन में गया है, या किसी और जगह टिश्यूज़ को इन्वॉल्व, सॉफ्ट टिश्यूज़ को, तो उनमें रेडिएशन भी देना पड़ता है। कीमोथेरेपी हम यूजुअली उस सेटिंग में करते हैं, अगर मेटास्टेसिस हो तो हम कीमोथेरेपी नहीं देते, इनमें कोई कीमोथेरेपी नहीं चलती, इनमें टारगेटेड थेरेपी चलती है, कुछ टैबलेट फॉर्म में ट्रीटमेंट होता है, जो टारगेट, उसी टारगेट पे जैसे सेल्स है उनमें टारगेटेड थेरेपी देके उसको रिड्यूस कर सकते हैं। जी, अब सर्जरी की अगर हम बात करें तो जैसे आपने बताया है कि सर्जरी यूजुअली हम करते नहीं हैं, ज़्यादा केसेस में ज़रूरत भी नहीं पड़ती है, तो सर्जरी किन लोगों में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, कब वो बहुत ज़्यादा सीरियस में आप सर्जरी सजेस्ट करते हैं या कैसे है, उस बारे में आप हमें कुछ बताएं। थायराइड एक ऐसा बीमारी है जिसको हम सर्जिकली ही ट्रीट कर सकते हैं, थायराइड कैंसर को। इसमें 99% ट्रीटमेंट सर्जरी से ही होता है, चाहे आपको लोबेक्टमी एक साइड का निकालना पड़े या दोनों साइड का निकालना पड़े, या साइड में नेक डिसेक्शन भी करना पड़े, इसको 99% ट्रीटमेंट हमेशा सर्जिकल ट्रीटमेंट ही होता है, और इसमें और कोई ट्रीटमेंट मदद नहीं करता है। और इसमें मेन सर्जरी रहता है, चाहे आप लोबेक्टमी कर दो या एक साइड का निकाल दो या दोनों साइड का निकाल दो। थायराइड एक ऐसी चीज, अब अगर ये कैंसर कुछ ऐसा कैंसर है जैसे एनाप्लास्टिक कैंसर है, उसने पहले ही मेटास्टेसिस छोड़ दी है, तो उनमें सर्जरी यूजुअली हम अवॉइड ही करते हैं, तो उनमें टारगेटेड थेरेपी यूज़ करते हैं। जी, अब ट्रीटमेंट के बाद के प्रिकॉशनरी स्टेप्स अगर हम देखें तो ट्रीटमेंट के बाद किन चीज़ों का ध्यान पेशेंट को रखना चाहिए, उस बारे में आप कुछ बताइए। जब भी हम इनका सर्जरी करते हैं तो उनको हम फॉलोअप करते हैं, अगर ये वेल डिफरेंशिएटेड कैंसर्स है तो उनको हम पहले इनिशियली हम 6 मंथ्स के बाद एक ब्लड टेस्ट करते हैं, जिसको हम थायरोग्लोबुलिन, सेरम थायरोग्लोबुलिन मेजर करते हैं। वो बहुत अच्छा इंडिकेटर है, एक मार्कर है कि वो हमें बताता है कि पेशेंट का डिजीज कंट्रोल में है कि नहीं। अगर आपको 2 चीज़ें बता देता है, एक इमीडिएटली अगर आप पोस्ट ऑप करते हैं, सर्जरी के बाद करते हैं, तो आपको बता देता है कि आपका सर्जरी कितना सक्सेसफुल है। अगर ये नेग्लिजिबल है या आप काउंट नहीं कर सकते, आपने ब्लड टेस्ट, आपने थायराइडेक्टमी कर दिया, नेक डिसेक्शन कर दिया पेशेंट का, और आप एक ब्लड सैंपल लेते हो 4 हफ्ते के बाद, और आप सेरम थायरोग्लोबुलिन मेजर करते हो, अगर ये नेग्लिजिबल है तो आपका सर्जरी सक्सेसफुल है, उसको आगे चल के और कुछ ट्रीटमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। आप उनको हमेशा से 1-1 साल के बाद ये सेम ब्लड टेस्ट करते हैं, और ये आपको अच्छा बोलता है कि कंडीशन आपका पेशेंट कंट्रोल में है कि नहीं है। मानो अगर आपने सर्जरी किया और आप देख रहे हो कि आपके 1 महीने के बाद आपका सेरम थायरोग्लोबुलिन राइज कर रहा है, वो बताता है कि आपको या तो आपका डिजीज इधर नेक में है किसी जगह, या नोड्स में है जो मिस हुआ है, या तो ब्लड में चला गया है, लंग्स में कहिए, तब आपको रेडियोआयोडीन एब्लेशन करना। अगर हम यूजुअली कट ऑफ लेते हैं 4, अगर 4 से ज़्यादा है तो अगर आप 4 से कम है तो आपका सर्जरी सक्सेसफुल है, अगर 4 से ज़्यादा है तो आपको रेडियोआयोडीन एब्लेशन भी करना पड़ता है। और फिर हम हमेशा 6 मंथ्स 1 ईयर के बाद इसको सीरियली करते हैं। इसी से हमको पता चलता है कि आपका जो डिफरेंशिएटेड थायराइड कैंसर है वो आपको कंट्रोल में है कि नहीं है। जी, वो इम्पोर्टेंट रहता है। इनको हम 6 महीने और 1 साल के बाद वो टेस्ट करते रहते हैं। जी, अब यहाँ पे एक चीज़ लोगों के दिमाग में ये आती है, एक बार सर्जरी हो गई, ट्रीटमेंट कंप्लीट हो गया, रिकवरी टाइम भी हो गई, बट क्या थायराइड वापस से हमें आ सकता है, थायराइड कैंसर, या ये कम्प्लीटली क्योर हो जाता है? ये डाउट भी लोगों के मन में आता है, तो उस बारे में आप क्या कहेंगे? अगर आप ओवरऑल वेल डिफरेंशिएटेड थायराइड को ट्रीट करें या पेपिलरी या फॉलिकुलर को, तो आपको 98% चांस है कि आप डिजीज़ फ्री हो जाएंगे।
मतलब 98, अगर हम 100 ऑपरेशन करते हैं तो 98 में ये बिल्कुल वो डिजीज़ फ्री हो जाते हैं, अच्छा हो जाते हैं, नॉर्मल लाइफ गुजारते हैं, सब कुछ कर सकते हैं जो एक नॉर्मल आदमी कर सकता है। लेकिन ये कुछ अराउंड 10 to 15% केस में अगर ये लोकली इन्वेजिव, अगर पेशेंट ने ऐसे ही रखा है बहुत सालों के लिए और इसने इन्वेड किया है, या तो सॉर्ट की पेटी ट्रकिया को इन्वेड किया जहाँ से हम सांस लेते हैं, या तो जहाँ से हम खाना खाते हैं उसमें चला गया है, या नोड्स के हिसाब से सॉफ्ट टिश्यू में चला गया, या स्किन में चला गया, तो उन्हीं 10-15% पेशेंट्स में इसको कंट्रोल करना मुश्किल है। बट स्टिल अगर हम अच्छा सर्जरी करेंगे, उसके बाद रेडियोइड एब्लेशन दे देंगे और हमको हमारा थायरोग्लोबुलिन रिड्यूस हो रहा है, कम हो रहा है, तो इनमें हम बहुत देर तक पेशेंट को डिजीज़ फ्री रख सकते हैं। और ओवरऑल थायराइड कैंसर्स अच्छा कैंसर्स है, उनको ट्रीट करना चाहिए और उनमें ठीक होने की बहुत अच्छा चांस है। खाली अगर कैंसर खराब है, लाइक एनाप्लास्टिक, वो बहुत कम 3% केसेस में होता है। एनाप्लास्टिक मतलब अगर आपने बहुत सालों तक ऐसे रखा तो ये एक एनाप्लास्टिक खराब कैंसर बनाते हैं, खाली उनमें प्रॉब्लम आ जाती है, उनको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल रहता है। बाकी का थायराइड कैंसर हम आराम से कंट्रोल कर सकते हैं, उनको बहुत अच्छा लॉन्ग टाइम सर्वाइवल फ्री पीरियड्स मिल सकता है। जी, अब रिकवरी का टाइम अगर हम ड्यूरेशन की बात करें तो कितना टाइम लगता है एक पेशेंट को रिकवर करने के लिए आफ्टर सर्जरी, उस पर ये सर्जरी अभी सेफ सर्जरी है। और अगर मैं एक सर्जरी करता हूँ तो 6 घंटे के बाद पेशेंट खाता है, वो वॉक कर सकता है। एक दिन हम यूजुअली या तो उसी दिन डिस्चार्ज करते हैं डे केयर बेस पे, या तो एक दिन रहना पड़ता है तो उसके दूसरे दिन डिस्चार्ज कर सकता है। वो रिज्यूम कर सकता है अपना सारा हाउस होल्ड काम, जो भी वो घर में कर सकता है वो कर सकता है। वो इसके लिए इसमें ज़्यादा मॉर्बिडिटी नहीं रहती है। पेशेंट विद इन 6 आवर्स खा पी सकता है, दूसरे दिन वो काम पे जा सकता है, कुछ नहीं होता है इसमें, आराम से। एक्सेप्ट अगर ये ज़्यादा बढ़ गया है तो किसी और जगह चला गया, उनमें थोड़ा रिहेबिलिटेशन में थोड़ा टाइम लग सकता है। अदरवाइज अगर हम सिंपल लोबेक्टमी या थायराइडेक्टमी करते हैं, वो दूसरे दिन से अपना काज शुरू कर सकता है। जी, अब लाइफस्टाइल चेंजेस में अगर हम कुछ तब्दीलियां लेकर आए, सेडेंटरी लाइफस्टाइल को छोड़कर एक प्रॉपर लाइफस्टाइल अगर इक्विप करें, तो क्या हम थायराइड कैंसर से बचाव कर सकते हैं या नहीं? सबसे बेस्ट प्रिवेंशन है कि अगर हमको जैसे वेस्टर्न कंट्रीज़ में होता है या हमारे एशियन कंट्रीज़ में, कोरिया में या जापान में होता है स्क्रीनिंग से हमें मुराद है कि हम अल्ट्रासाउंड यूजुअली अल्ट्रासाउंड करते हैं। उनमें क्या है कि वो एक मैंडेटरी अल्ट्रासाउंड होता है, 1 साल 2 साल में वो एक बार अल्ट्रासाउंड लेकर कर देते हैं, तो वो पिकअप करते हैं कि उनमें चेंजेस तो नहीं हो रही है, थायराइड ग्लैंड में कुछ चेंज तो नहीं। अगर हो रही है तो उसको उसी टाइम ट्रीट कर देते हैं। मतलब जितना भी अर्ली स्टेज में पिकअप कर सकते हैं उसमें करना चाहिए। पूरा हम बचा नहीं सकते हैं, लेकिन एक अभी यहाँ पर इंडिया में तो पूरा स्क्रीनिंग नहीं होता है, हर थायराइड बारे में तो बिल्कुल नहीं होता है। मगर अगर हम कॉन्शियस है, आपको लग रहा है कि आपको हार्मोनल चेंज हो रहा है, या आपको एक अल्ट्रासाउंड 1-2-3 साल में एक बार अल्ट्रासाउंड कराना चाहिए, ताकि देखना चाहिए कि आपका थायराइड जो स्ट्रक्चर थायराइड का है वो नॉर्मल है कि नहीं। प्लस एक ब्लड टेस्ट थायराइड का करना चाहिए, ताकि उससे पता चला कि आपका थायराइड फंक्शन कैसा कर रहा है, हाइपर तो नहीं है, हाइपो तो नहीं है। उसके हिसाब से भी टैबलेट्स दे सकते हैं, उसको भी नॉर्मलाइज कर सकते हैं। जी, अब सबसे आखिर में अहम सवाल ये आता है कि डॉक्टर की सलाह लेने की जब बारी आती है तो लोग अक्सर सिम्टम्स को इग्नोर कर देते हैं या निगलेक्ट कर देते हैं, ये समझकर कि वो नॉर्मल है, वो थोड़े दिन में ठीक हो जाएगा। तो यहाँ पर निगलेक्शन के से हटकर डॉक्टर की सलाह लेने की जब बात है तो कब तुरंत लोगों को रिएक्ट करना चाहिए और कब डॉक्टर से मशवरा करना चाहिए, उस बारे में आप कुछ बताइए। मेन प्रॉब्लम जो आती है लोगों में वो ऐसा, क्योंकि जब इनिशियली होता है स्टेज 1 स्टेज 2 में ये कैंसर होता है, ये ज़्यादा सिम्टम्स नहीं करता है, ये पेन नहीं करता है, ये खुरदरापन वॉइस में नहीं करता है, खाने पीने में कोई तकलीफ नहीं होती। इसलिए पेशेंट सोचता है कि मेरा तो लाइफ नॉर्मल चल रहा है, मैं पेन नहीं हो रहा है, खा पी मैं अच्छा से रहा हूँ, तो वो हमेशा ये स्वेलिंग्स को नेगलेक्ट करते हैं। तो हमेशा अगर कोई भी स्वेलिंग किसी भी जगह, नेक की बात छोड़िए, नेक में आ रहा है या किसी जगह आ रहा है, उसको एक जानकार डॉक्टर के पास जाना चाहिए, उसको एटलीस्ट इन्वेस्टिगेट करना चाहिए कि ये क्या हो रहा है, क्योंकि आप तो खुद बता नहीं सकते हैं, खाली आपको एक जानकार डॉक्टर ही बता सकता है कि आपके इस
ये स्वेलिंग में एक कैंसर होने का कितना चांस है, या एक कैंसर बन गया है नहीं बन गया, या कितना आगे होने का चांस है। इसके लिए हमेशा कभी भी किसी गांठ को, कभी किसी भी बॉडी में किसी चाहे वो आपको तकलीफ दे रही है या तकलीफ नहीं दे रही है, उसको नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए, उसका जांच होना चाहिए। एटलीस्ट एक जान का डॉक्टर के पास जाके उसका एक बार दिखा के चेकअप करना चाहिए, फिर आपको जो डॉक्टर बोलता है वो उस सलाह पे मान लेना चाहिए। अपना नहीं करना चाहिए कि मुझे ये तकलीफ नहीं दे रही है तो मैं ऐसे रख सकता हूँ, ऐसा नहीं चलेगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए एंड इतने अहम टॉपिक पर हमें इन्फॉर्मेशन देने के लिए। शुक्रिया एक बार आपको फिर से। जी, बहुत शुक्रिया। आज हमने जाना कि थायराइड कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसका टाइम पर पता चलना और सही इलाज बहुत ज़रूरी होता है। अवेयरनेस और रेगुलर हेल्थ चेकअप से हम इसे लेकर बेहतर फैसले ले सकते हैं। अगर आपको गर्दन में किसी तरह की गांठ, आवाज़ में बदलाव या कोई अबनॉर्मल सिम्टम्स नज़र आए या महसूस हो तो देरी ना करें और डॉक्टर से सलाह ज़रूर लें। अपनी सेहत का ख्याल रखें क्योंकि सेहत ही सबसे बड़ी दौलत होती है। आज के एपिसोड में बस इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए हेल्थ टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और आप बने रहें मुंसिफ टीवी के साथ।